नमस्कार। मैं नमस्कार। क्षमा चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन रहा और मैं एक ट्रैवलिंग में थी, तो तुरंत जब प्रोफेसर फैजा जी से बात हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, तो मैं आने में थोड़ा लेट हो गई हूँ आप लोगों के बीच में। आज आप सभी एनईपी के लिए इस कोर्स के बीच उपस्थित हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एमएमटीसी में आप ये कोर्स कर रहे हैं, जिसको सर सैयद अहमद जी ने बहुत बरसों पहले शिक्षा की जागृति के लिए स्थापित किया था। मैं बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ फैजा अब्बासी जी को, जिनके स्नेह के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और वो लगातार इन कोर्सेज को करने के लिए तत्पर रही हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से हम सब तक पहुंचे, लागू हो, उसके इम्प्लीमेंट करने के मूल उद्देश्य को हम समझ पाए, क्योंकि जब हम उसको समझ पाएंगे तब ही संभव होगा कि हम उसको किस भाव से लागू कर पा रहे हैं। मैं जो भी बात करूंगी आज के इस विषय को लेकर, वो उसके मूल तत्व से संबंधित कि उसकी आत्मा क्या है, कैसे करना है। हम सब शिक्षक हैं, ये भली भांति जानते हैं कि शिक्षक का दायित्व क्या होता है और कैसे उसको हम देश के भविष्य के निर्माण के लिए प्रयोग करना चाहिए या करते हैं। 2020 जुलाई 30 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबके बीच आई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, बहुत लोगों तक पहुंचने के बाद, देश भर के कोने कोने में बहुत बड़े समुदाय के साथ डिस्कशन करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब तक पहुंची। और ये सुखद है कि हम सभी उसको एक बड़े जिज्ञासा के साथ भी और बहुत मेहनत के साथ, इंटेंसिटी के साथ उसको लागू करने की दिशा में तत्पर है। फैजा जी, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो सर्वाइकल के कारण थोड़ा सा, जब मैं लगातार उसको देखती हूँ तो दिक्कत होती है। मैं अपना कैमरा ऑफ करना चाहूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, मगर मैं लगातार जुड़ी हूँ आपसे, बीच बीच में ऑन करते रहेंगे। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है। तो हम सब देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के सामने ये समस्या भी है, चिंतन भी है कि आज संपूर्ण कि अधिक से अधिक शिक्षित कैसे किया जाए और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या हो। अगर हम विश्व का उत्थान करना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र है, एक ही मात्र मार्ग है, वो है कि सोसाइटी के हर व्यक्ति को किस प्रकार से शिक्षित बनाया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा का विस्तार हो रहा है। भारत के संबंध में जब हम देखते हैं तो विचार में आता है कि, ध्यान में आता है कि जब देश आजाद हुआ तब मात्र 17 विश्वविद्यालय थे, 17 यूनिवर्सिटीज थी मात्र। क्या आप सबके ध्यान में है ये सब? आपने कभी जानने का प्रयत्न किया कि जब देश आजाद हुआ तब देश में कितने विश्वविद्यालय थे? कोई बताएगा आप में से? क्या मैं सही बता रही हूँ कि मात्र 17 ही विश्वविद्यालय थे? उसमें एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी था। यस मैम, यू आर करेक्ट। और आज जब हम 2025 में हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी लगभग 5 वर्ष अभी आगे आने वाले 3-4 दिन में पूरे हो जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री भी उस चीज के लिए लगातार चिंतन में हैं कि
वो हर वर्ष जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक वर्ष पूरा हुआ, 2 वर्ष पूरे हुए, 3 वर्ष, और अब 5वें वर्ष में भी वो उसके प्रारंभ होने के 5वें वर्ष को सेलिब्रेट किया जाएगा और देश भर के सभी शिक्षकों तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाएगा। और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, बहुत शिक्षाविद बड़े बड़े देश की राजधानी में एकत्र होने वाले हैं। क्या आप सबके ध्यान में है ये सब? अंजलि जी, हाँ बताइए। क्या आपके ध्यान में है ये सब? मैम इनका विस्तार हो रहा है और बड़ी संख्या में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालयों की संख्या है वो बढ़ी है। राज्य विश्वविद्यालय भी बढ़े हैं। ये अच्छी पहल है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो निजी क्षेत्र में या कहिए असहायता प्राप्त जो संस्थाएं खुली हैं, वहाँ पर अभी रेगुलेशन की प्रॉब्लम है कि उतना इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं होने की वजह से जो क्वालिटी है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उस पर भी हमें विचार करना होगा कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी की तो ज़रूरत है हमें। हमारी जो पॉपुलेशन है, वास्ट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से क्वालिटी की तो हमें ज़रूरत है, क्वांटिटी की तो ज़रूरत है निश्चित रूप से। अब हम देखते हैं इंटीरियर तक में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 7,500 कॉलेज जो हैं वो अकेले सेल्फ फाइनेंस के या जो असहायता प्राप्त हैं निजी क्षेत्र के, वो महाविद्यालय हैं। लेकिन उनके रेगुलेशन की एक बड़ी समस्या है, वो क्वालिटी को प्रभावित करता है। तो इस पे काम हो तो अच्छा लगेगा। अभी समर्थ पोर्टल पर हम लोग अपलोड करने की बात कहते हैं, तो वहाँ पर भी उन सब को लाया जाए, जोड़ा जाए, तब हम इसमें आगे जा सकते हैं। बहुत सही खान भाई, खान अख्तर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। निरंतर बढ़ रही हैं यूनिवर्सिटीज, निरंतर बढ़ रही हैं, विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, विद्यालय बढ़ रहे हैं, आईआईटीज बढ़ रहे हैं, आईआईएम्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, लगभग 2200-2300 की संख्या से अधिक देश भर में ऐसे जो बहुत विशेष क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे संस्थान भी बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा का विस्तार हुआ है। और जब भारत में ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के सभी देशों में विस्तार हुआ ही है और हो ही रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आना चाहती हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वह यह है कि इस विस्तार के साथ, जैसा कि खान अजहर साहब ने भी कहा, दूसरी समस्या हमारे ध्यान में आती है कि शिक्षा के इस विस्तार के साथ साथ अमेरिका में कॉलेजों के अंदर, जो विश्व का सबसे शक्तिमान देश माना जाता है, स्कूलों के अंदर जितनी शिक्षा बढ़ी है उतने ही प्रभाव से गन कल्चर भी बढ़ा। उतने ही प्रमाण में हम देखते हैं कि छोटी छोटी आयु में लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, अविवाहित माओं की संख्या बढ़ रही है, सिंगल चाइल्ड फैमिली बढ़ रही है। उतने ही प्रमाण में जब हम देखते हैं कि 15-16 साल के लड़के जो थे, अब से बहुत वर्षों पहले उनका जब HIV टेस्ट कराया गया तो उनका वो प्लस आया। ये सब क्यों बढ़ रहा है शिक्षा के विस्तार के साथ? तो वास्तव में इसे एक द्वंद्व खड़ा होता है कि शिक्षा के विस्तार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब हम देखते हैं कि एक स्कूल के अंदर एक बालक ने घुसकर 35-36 लोगों को गोली से उड़ा दिया,
और एक साल के अंदर ही हर साल हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने, जो हृदय विदारक कहा जाएगा, आती रही हैं। भारत में भी हम देखते हैं कि शिक्षा का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसमें से शिक्षित होकर संपूर्ण देश के अंदर समाज को सुखी करने के लिए जो लोग तंत्र बनाते हैं, चाहे वो राजनीति का तंत्र हो या प्रशासन के स्तर पर हो, उस तंत्र में बहुत से शिक्षित लोग होते हैं, बहुत मतलब बड़ी संख्या में उसका एक परिमाण होता है, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी करप्शन के कारण सारा देश परेशान है। क्या आप सब इस विषय में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है? हम कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देती रही? दिल्ली जैसे शहरों के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं ऐसी घटना की रेप की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं क्यों हमारे सामने आती हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न शिक्षा के विस्तार के साथ साथ खड़ा होता जा रहा था, जिसके परिणाम में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत गहन मंथन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आए, और ये समस्या सारी दुनिया की है। और इसी समस्या का जो वर्णन है, बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी थियोडोर रोजेक ने, वेयर द वेस्टलैंड एंड्स। आप में से कुछ ने सुना होगा, कुछ ने पढ़ा भी होगा। रोजेक कहते हैं कि आज की शिक्षा एक ऐसा मनुष्य बनाती है, आज की शिक्षा एक ऐसा मनुष्य बनाना चाहती है जो मल्टी हेडेड इंजीनियर हो, जो टेक्नो पॉलिटिकल इकोनो सोशो एक्सपर्ट हो, और ये सब करने के माध्यम में इंटरनेट, क्लोज सर्किट टीवी, लैबोरेटरीज, शिक्षक और छात्र के परस्पर आत्मीय संबंध और शिक्षक द्वारा विचार देने की जगह धीरे धीरे क्यों ये यांत्रिक उपकरण स्थान लेते जा रहे हैं? आधुनिकता बहुत अच्छी बात है, उपकरण भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उन उपकरणों की शिक्षा के बीच संवेदना समाप्त होने लगे तो शिक्षा का बहुत सा अर्थ खत्म होने लगता है, और युवा पीढ़ी में एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रिक्तता पैदा होने लगती है। और अपने जीवन के उदाहरणों के द्वारा बालक के जीवन में, युवाओं के जीवन में कैसे परिवर्तन आना चाहिए, उसके स्थान पर समाज द्वारा जो शिक्षक के हाथ में इलेक्ट्रोनाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्तिगतता जिसको हम कहेंगे, कंप्यूटराइज्ड, ऑडियो विजुअल मल्टी इंस्टीट्यूशनल्स, ऐसी जीवमान व्यक्तित्व को हम पैदा करने लगते हैं। हम जिस माध्यम से जुड़े हैं यह भी ऑनलाइन है, लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न हुई व्यवस्था थी जब हम पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, और हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया था कि उसके उस अवसर के लिए ये साधन बहुत अच्छा था। लेकिन वास्तव में जब व्यक्ति व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित होकर वार्ता करता है तो वो जो संवेदना होती है, जो भाव होते हैं, जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती हैं। तो वास्तव में यांत्रिक शिक्षा एक हद तक उचित है, लेकिन वास्तव में जीवन को एक आधार और संवेदना देने के लिए व्यक्तिगत रूप में भी गुरु शिष्य का जुड़ना कितना आवश्यक है, ये हम सदियों से अपनी ज्ञान परंपराओं से भारतीय नॉलेज सिस्टम में देखते आए हैं।
तो अब जब ये सब बातें हम करते हैं तो ऐसे समय में मार्ग क्या है, और इस प्रकार की शिक्षा उत्पन्न ही क्यों हुई? तो हम जाते हैं, यूनेस्को ने इस बात पर बहुत विचार किया और इसके लिए रास्ते भी निकालने के प्रयत्न किए। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो, उसमें कहा गया कि इसका मूल कारण जो है डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ मैन एंड द यूनिवर्स है। डिस्टॉर्टेड विजन क्या? जो बांट कर देखता है, और इस डिस्टॉर्टेड विजन की मुख्य बातें हैं, जगत का जो अधिष्ठान है, जो जगत का स्थापना हुई है, भौतिकता मानना। और जब भौतिक होगा तो अलग अलग टुकड़ों में सोचना होगा। और जैसे ही हम अलग अलग टुकड़ों में सोचते हैं, और ये तो एक खंडित नजरिया पैदा होता है, खंडित दृष्टि पैदा होती है। हम जब खंडित दृष्टि से देखने लगते हैं तब हमारा सोचने का नजरिया ही अलग तरीके का होता है। और जब हम उसको सब चीजों को जोड़ कर देखने के लिए, इसलिए समग्रता के साथ, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत जोर देकर बात। हमने कहा कि टुकड़ों में सोचते ही खंडित दृष्टि उत्पन्न होती है, और इसकी अंतिम प्रेरणा क्या है? इसकी अंतिम प्रेरणा है अर्थ और काम। यानी कि जब हम मात्र धन के लिए सोचने लगे, या काम वासना के लिए सोचने लगे, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोचने लगे, हम अपनी कामनाओं के लिए सोचने लगे, बस केवल यहीं तक अगर हम सीमित हैं तो क्या वो शिक्षा हमें कुछ दे पा रही है? और इसी से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि शिक्षा के संदर्भ में लर्निंग टू डू, ये मेरा नहीं, ये यूनेस्को का नारा था। लर्निंग टू डू पहले था, फिर उन्होंने कहा कि इसको चेंज करना पड़ेगा, और तब जो नारा दिया वो था लर्निंग टू बी। कैसा होना चाहिए? ये जो बनना है, यानी कि क्या बनना है? यानी कि लर्निंग टू बी व्हाट। अच्छा, चिंतकों में ये प्रश्न है कि इस परिस्थिति में मार्ग क्या हो? मार्ग की खोज के लिए वास्तव में भारत की तरफ दृष्टि जाती है। हर ऐसी परिस्थिति में जब विश्व देखता है तो भारत की तरफ देखता है। अब जब हम भारतीय शिक्षा का जो चिंतन है, भारतीय दृष्टि जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ जाते हैं, जब हम भारतीय शिक्षा चिंतन पर विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहा गया है शिक्षा आखिर है क्या? हमारे यहाँ का जो चिंतन था उसको स्वामी विवेकानंद ने आज की भाषा के अंदर, आज के शब्दों में अभिव्यक्त किया था। स्वामी जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। कोई भी शिक्षा हो, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आराधना जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? शायद गलती से आपका वो, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मनुष्य के अंदर पूर्णता है, जो पूरा ज्ञान उसके अंदर है, इस पूर्णत्व की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि इस शिक्षा के द्वारा, इस एजुकेशन के द्वारा जो मनुष्य है, मानव मात्र है, अधिकाधिक, अधिक से अधिक और व्यापक होते होते उसके अंदर की जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति जब करता है, वही शिक्षा है। और ये पूर्णत्व की प्राप्ति होगी कैसे? हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उसके संदर्भ में भारतीय मनीषियों ने जो कहा
उसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक आत्मा, हम में से प्रत्येक, संसार में जो भी मानव मात्र है, उसके अंदर एक आत्मा है जो दिव्य है, और जीवन का हेतु इस दिव्यत्व को प्राप्त करना। जो उसके अंदर की दिव्यता है, जो उसकी श्रेष्ठता है, जो उसके अंदर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने बनाकर भेजा है, वो प्रत्येक व्यक्ति दिव्य है, और उस दिव्यत्व को बाहर लाना ही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का ध्येय है, और वही शिक्षा है। अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा है कि बाय कंट्रोलिंग नेचर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपकी जो अंतर की प्रकृति है, जो अंदर की इनर नेचर है, और दूसरी बाह्य नेचर है, उसके नियमों के, उसको जो बैलेंस है, उसके द्वारा ही इस दिव्यत्व को प्राप्त करना होगा। जब ये दिव्यत्व प्राप्त होता है तो वास्तव में शिक्षा की, सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये कैसे करना है? उन्होंने कहा है कि आप किसी भी मार्ग से कीजिए। आप चाहे तो कर्म योग के द्वारा कर सकते हैं, आप भक्ति योग के द्वारा कर सकते हैं। अरबिंदो जी ने भी सेम ऐसे ही कहा है कि वो योग मार्ग उन्होंने बताया था। अनिष्का जी, हम बाद में करेंगे इसको, बीच में क्रम टूटता है तो फिर। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा, बहुत से जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे अपार उदाहरण हैं जहां हम देखेंगे कि अरविंदो हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, स्वामी जी हुए, और हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो वेद हैं, उन सब में ये, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बाद में आएंगी, हम सब डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आप इसके लिए तत्परता से लगे हैं और आपको इन सब चीजों की नॉलेज है। तो उन्होंने कहा था, स्वामी जी ने, कि आप चाहे तो कर्मयोग के द्वारा कर सकते हैं। अरविंदो ने भी कहा, जैसा कि अनिष्का जी बता रही हैं, मैंने भी उनको पढ़ा है, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस मार्ग को परिभाषित किया है कि आप ज्ञान योग के द्वारा भी कर सकते हैं, आप मन के संयम के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, आप कैसे भी कीजिए, अनेक के द्वारा कीजिए या सभी मार्गों से कीजिए। अंतिम हेतु क्या है? अंतिम हेतु ज्ञान प्राप्त करना। और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, और उसी में से हमारी संस्कृति का विकास हुआ है। और ये जो हमारी संस्कृति का जो विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले जाना और आगे ले जाने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए एक शिक्षा शास्त्री ने कहा कि एजुकेशन इज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। और जब मैं सोशल ग्रुप्स की बात कर रही हूं तो इसके अंदर परिवार, समाज, गुरुकुल आदि सब ले सकते हैं। आगे उन्हीं शिक्षा शास्त्री ने कहा कि बाय मीन्स ऑफ विच पीपल इनहेरेंट, मॉडिफाई एंड ट्रांसमिट द नॉलेज, create the culture to the next generation, transmit the culture to the next generation। जब अपनी अगली पीढ़ी को यह जो पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत है, उसको ट्रांसमिट करने का माध्यम ही शिक्षा है। तो इस दृष्टि से मानव के अंदर का पूर्णत्व, पूर्णता, जो उसकी जो बेस्ट जो ईश्वर ने बनाया है, उसको, उसका जो कहा जाता है ना कि एक शीशे के अंदर अगर बहुत सारा धुआं हो, धूल हो,
और कुछ भी नजर ना आ रहा हो, लेकिन अंदर तो शीशा ही है ना। तो उस धूल को जब हटाया जाएगा, उस जमे हुए धुएं को जब हटाया जाएगा, तो अंदर से क्या निकलेगा? एक ऐसा आईना जो आपका प्रतिबिंब दिखाता है, वो आपकी संस्कृति दिखाता है, आपके स्व को दिखाता है, आपके अपने अंदर के ज्ञान को दिखाता है। तो इस दृष्टि से मानव के अंदर का पूर्णत्व और उस पूर्णत्व को अभिव्यक्त करने की दिशा के मार्ग, उसके जाने के रास्ते और उससे निर्मित हुई संस्कृति केवल एक मनुष्य की नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव समाज की बने। और इसी नाते से उसको संक्रमित किया जाए तो वही व्यवस्था शिक्षा है। अपने यहाँ दूसरी विशेषता क्या थी? हम अपने अपने ढंग से समझ सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय नॉलेज सिस्टम को। उसमें बहुत से जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक विरासत जो हमने अपने पूर्वजों से पाई हैं, अपने परिवार से पाई, अपने समाज से पाते हैं, अपने संस्कारों से पाते हैं। अपने यहाँ की जो शिक्षा थी उसकी दूसरी विशेषता थी कि वो स्वतंत्र थी। अभी खान अजहर साहब ने भी कहा, उनकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और यही सबसे बड़ी विशेषता है, और इसीलिए भारतीय शिक्षा चिंतन के अंदर शिक्षा देने वाला जो गुरु है उसका समाज में सर्वोच्च स्थान था। और स्वाभाविक रूप से उस समय जो भी व्यवस्थाएं चलती थी, उन व्यवस्थाओं को आर्थिक सहयोग देने वाले समाज के जो धनिक लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, राजा रहते थे या राजा होता था, वो पूरा भार उठाते थे। लेकिन उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, वो क्या पढ़ाएंगे, उनकी विषय वस्तु क्या होगी, उसका अंतिम नियमन क्या होगा, उसका आधार कौन होता था? शिक्षक ही होता था। और ये ज्ञान की और हमारी ज्ञान परंपरा की, भारतीय नॉलेज सिस्टम की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तब शिक्षक मात्र ये नहीं सोचता था कि हमें अपने कोर्स कैरिकुलम को पूरा कराना है, बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या उसकी अटेंडेंस ली तो नंबर के हिसाब से ले ली कि 1 2 3 4 5 6 7। हम में से कितने शिक्षकों को अपने क्लास में उपस्थित बच्चों की नाम से परिचय होता है? ये हम सब अपने आत्म चिंतन से आत्म प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम सब अपने बच्चों से उसी भांति जब जुड़े होते हैं जैसे एक परिवार में एक माँ अपने बच्चों से जुड़ती है। और एक गुरु जो होता है, वो चाहे पुरुष है या स्त्री है, वो एक माँ की भूमिका में होती है। माँ यानी कि जो सब समझ सकती है, अपने बच्चों की व्यथा को समझ सकती है, उसके अंदर के गुणों को समझ सकती है, उसके अंदर की नॉलेज को समझ सकती है, उसकी परेशानियों को समझ सकती है। तो ऐसे ही शिक्षक उस वक्त होते थे। और इस प्रकार के जो स्वाभिमानी, स्वतंत्र रूप से चिंता करने वाले और जीवन के हर क्षेत्र में चिंतन करने वाले, ऐसे लोगों का निर्माण वो कर पाते थे। एक सेकेंड, एक फोन आ गया था हमारा। अच्छा, दूसरी बात महत्वपूर्ण आती है कि इसके लिए सिस्टम क्या बनाया गया। मनुष्य वास्तव में कोई ऐसी इकाई तो है नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जीवन भर, जीवन पर्यंत शिक्षा की व्यवस्था है कि पैदा होते ही बच्चा सीखता है और जीवन पर्यंत सीखता है। तो ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि एक निश्चित उम्र के अंदर ही शिक्षित होगा। जब वो बोलना भी नहीं जानता तब से वह अपने चारों तरफ की दुनिया को देखता है, अपनी पांचों इंद्रियों से देखता है, सुनकर चारों तरफ से समझने की चेष्टा प्रारंभ करता है। इसलिए शिक्षा का प्रारंभ वो जब स्कूल में भर्ती होगा तभी होगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था।
और हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि ये कोई टुकड़े में विचार करने लायक बात नहीं है। और इस नाते से हमारा जो सिस्टम था, उस सिस्टम के 3 आधार थे। पहला परिवार, फैमिली, और जिसके अंदर संस्कारों के माध्यम से बच्चों का सर्वोत्तम विकास हो, ऐसा मानना था। उसके दृष्टिकोण, उसके आचार व्यवहार और उसके निर्माण में जो माँ बाप की और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज जब हम देखते हैं तो कई बार दुख होता है कि कैरियर के प्रवाह में समय की आवश्यकता भले ही हो, लेकिन परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आज भी, क्योंकि वही वह पाठशाला है जहां से नींव और आधार तैयार होता है। उसके संबंध में भी शिक्षण किया जाता था। दूसरा गुरुकुल होता था, जिसे हम आजकल स्कूल कॉलेज कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन गुरुकुलों से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी अध्ययन करने की, समझने की आवश्यकता है। और तीसरी जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा देने की थी, वो यज्ञ संस्था भी थी। आजकल हम जिसे मंदिर कह सकते हैं। यहाँ पर घूमते हुए ऋषि मुनि आते थे। ये 3 व्यवस्थाओं से गुजर कर नॉलेज गेन की जाती थी। घूमते हुए ऋषि संत आते थे। आज भी ऐसा होता है कि हम स्वाध्याय के माध्यम से और संतों के समागम से, या जो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, वो कहीं भी, उन्हें ऋषि कह दो, संत कह लो, फकीर कह लो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ज्ञान से सर्व समान समाज का प्रबोधन होता है या प्रबोधन हुआ करता था। तो इसलिए जीवन में बचपन से लेकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक एक निश्चित दिशा में विकास करने की एक 3 स्तंभों वाली ये व्यवस्था सदैव से विद्यमान रही। शिक्षा का अधिष्ठान क्या हो, आज की समस्याएं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि यूनेस्को के अनुसार डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ मैन एंड यूनिवर्स में से पैदा हुई। खंडित दृष्टि, भौतिक अधिष्ठान, अर्थ और काम की प्रेरणा। इसके विपरीत हमारे पूर्वजों ने कहा कि यदि मानव और समाज का समग्र विकास करना है तो अधिष्ठान आध्यात्मिक होना चाहिए। और अध्यात्म कहता है कि संपूर्ण विश्व में, अध्यात्म का मतलब मात्र धर्म से जोड़कर ही देखना नहीं है। अध्यात्म यानी कि स्व से परिचय, आत्मा का अध्ययन, और एक ही तत्व मूल में होने से देखने की दृष्टि खंडित नहीं अपितु एकात्म रहती है। एकात्म दृष्टि भारत के ऋषि मुनियों ने विश्व को दी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अणु भी अगर हिलता है तो संपूर्ण विश्व उससे प्रभावित होता है। अगर कहीं यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, या सऊदी अरब में कहीं कुछ, गाजा में कुछ हो रहा है, तो हम में से कोई प्रभावित नहीं हो रहा, ये सोचना मूर्खता होगी। संपूर्ण विश्व में कहीं भी कुछ होता है तो मानवता भी प्रभावित होती है, प्रत्येक मानव भी प्रभावित होती है, और धरा का कण कण प्रभावित होता है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो विश्व में इस प्रकार की घटनाएं ही हैं जो पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं, मानवता को भी प्रभावित करती हैं, आध्यात्मिकता को भी प्रभावित करती हैं, और जो भी दृष्टि हो सकती है किसी भी प्रकार से हर चीज को प्रभावित करती हैं। उसका मूल तत्व यही है कि एकात्म दृष्टि रही है, और एकात्म दृष्टि कभी भी खंडित नहीं होती, और यही प्रेरणा को धर्म कहा गया। भारतीय ज्ञान परंपराओं, भारतीय जीवन परंपरा में माना गया है कि धर्म आधारित जीवन अध्यात्म की अनुभूति
एकत्व की अनुभूति का आधार है। इसीलिए भारत में जो भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें धर्म का महत्व अद्वितीय माना गया। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि धर्म से जो आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा होती है, अध्यात्म वह नहीं है। कुछ समय पहले धर्म की शिक्षा देना या नहीं, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो उसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्मों की शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म ही वह तत्व है जो मानव को पशुता से देवत्व की ओर ले जाता है। अतः हमारे यहाँ देखते हैं कि धर्म मात्र पूजा पद्धति नहीं है, अपितु जीवन पद्धति है, अपितु जीवन व्यापी है। चरक ने चरक संहिता लिखी। ये ग्रंथ आयुर्वेद का है, पर उद्देश्य क्या था? इसके उत्तर में कहा गया कि धर्म प्राप्ति। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, पर कहा कि ये विवेचन धर्म के लिए किया गया। गणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन लिखा, और यह परमाणु विज्ञान का ग्रंथ है, पर उसका पहला ही सूत्र क्या है, मैं संस्कृत में बोलूंगी, यतो भयोदयः निश्रेयसः सिद्धि से धर्म। और महर्षि जैमिनी का जो मीमांसा दर्शन, वह भी कर्म सिद्धांत का विवेचन है, पर उसका पहला ही सूत्र क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। एक बहुत महान व्यक्ति के विषय में मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद खोजने का प्रयत्न करना। उनके सामने एक प्रसंग आया। हम जो भी कार्य करते हैं, वास्तव में कोई भी कहीं भी करता है, संसार में कहीं भी करता है, लेकिन जब हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, चाहे घर में कुछ नया आया हो, बालक का जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो हम ऊपर वाले को ध्यान करके जो भी जिस परिपाटी से करता है उसको धन्यवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है, उसको नमन करता है। ये संस्कार ही तो है। हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म ही मानव को पशुता से ऊपर उठाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट में भी यही, जब सबके सामने प्रसंग आया। हाँ नजर साहब, आपका माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ नजर साहब, हाँ नजर साहब। सॉरी, आपने शायद गलती से ऑन कर दिया था। आपका माइक अनम्यूट करें, म्यूट करेंगे प्लीज खान साहब। मैं एक प्रसंग बता रही थी कि एक बहुत ग्रेट व्यक्ति, उनको इंटरनेशनल लॉयंस क्लब ने बुलाया, और उनके बोलने से पहले उसके अध्यक्ष ने कहा कि मैं अपने सम्मान्य अतिथि से कहूंगा कि कृपया वे धर्म और राजनीति पर न बोले। वो ग्रेट व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं दो चीज छोड़कर पहुंच गया, मुझे सुनते रहो, मेरा हाथ लग गया, पहुंच गया, मुझे पता नहीं क्या लगता है। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं दो चीज छोड़कर बोलूं, ऐसा आपने बोला है, तो राजनीति में तो मेरी रुचि नहीं है, और आजकल की राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए उस पर तो मैं बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म पर भी मत बोलो। मेरे सामने अब समस्या ये है कि वे कह रहे हैं धर्म पर मत बोलो। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, भोजन करना, थकने पर नींद लेना, संकट पर भयभीत होना, अपनी प्रजा को आगे बढ़ाना, इन चारों कार्यों में सामान्यतः
पशु भी नरा नाम, जानवरों और आदमियों में ये सारी बातें समान है। केवल मात्र धर्म ही ऐसा है जो उसे पशुत्व से अलग करता है। और यदि धर्म को उससे निकाल दिया जाए तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहेगा। तो यानी कि हमें अध्यात्म की शिक्षा किस प्रकार से आवश्यक है, किन बिंदुओं पर, क्योंकि जो भी हमारा कर्म तत्व है, जो हमारा कर्तव्य है, वही धर्म है। उसको हम कितनी निष्ठा से, कितनी भाव से परिपूरित करते हैं, उसको निभाते हैं, वही धर्म है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आती है, जो हम सबके सामने बार बार आ रही है, उसी संदर्भ में जो शिक्षा थी वो सर्वांगीण थी। धर्म, दर्शन, वैराग्य, इन सब पर बात होती थी। निवृत्ति और प्रवृत्ति, यानी कि उस काम में लगना और उससे विलग होना किस प्रकार होता था, ये सब बातें शिक्षा में होती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं, बहुत सी विवेचनाएं होती हैं, बहुत सी आलोचनाएं होती हैं। उसमें कहा जाता है कि हमारे पास क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, ये तो नहीं था, हम उस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो मैं उदाहरण दूंगी कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है कि देव ऋषि नारद का नाम आपने सबने सुना होगा। वो सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आत्मविद्या का ज्ञान दीजिए। सनत कुमार जी फिर कहते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। तब नारद बताते हैं, सूची बताते हैं, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है, पुराण के रूप में मैंने पंचम वेद पढ़ा है, ज्योतिष पढ़ा है, गणित पढ़ा, श्राद्ध कल्प पढ़ा, भूत विद्या पढ़ी, क्षत्र विद्या पढ़ी, नक्षत्र विद्या पढ़ी, तर्क शास्त्र पढ़ा, नीति शास्त्र पढ़ा, देवजन्य विद्या पढ़ी, नृत्य, शिल्प, संगीत, बहुत बहुत लंबी, और भी बहुत पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया, एक लंबी सूची उन्होंने बता दी। ऐसे ही आपने भी सुना होगा कि 10 शास्त्र थे, 32 विद्याएं थी, 64 कलाएं थी। ये 64 कलाएं क्या थी? वास्तव में ये थी खेल कूद, बच्चों के पालन पोषण से लेकर राज्य का संचालन क्या था, नगर निर्माण क्या था, स्थापत्य क्या था, नौका शास्त्र क्या था, खनिज शास्त्र क्या था, विमान कैसे बनाए जाते थे, इन सारी विद्याओं का अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ केवल निवृत्ति मूलक शिक्षा नहीं थी, अपितु भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं या ये सब हमारे सामने आती हैं, तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा स्वतः ही पैदा होनी चाहिए कि अगर ये सब चीजें थी तो उस विषय में हम क्यों नहीं जान पाए। हमारे शास्त्रों में इन सब का वर्णन है, हजारों हजारों साल पहले का, क्यों हम उन चीजों से रेफरेंसेस नहीं क्रिएट कर पाने में सक्षम हुए और नया कुछ लिख पाए। आज जब हम देखते हैं कि नासा भी संस्कृत में रिसर्च करता है और पाता है कि बहुत सी चीजें वेदों के ऊपर अध्ययन कर, उसमें से शोध कर बहुत सी ऐसी चीजें निकलती हैं कि जो स्थापित करती हैं कि वास्तव में भारत में पहले से विद्यमान थी। तो नारद जी का जो ये वार्ता है, ये अपने आप ही बताती है कि क्या क्या शास्त्र किस प्रकार से थे, किस प्रकार का ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्कंठा भीतर से कि मैं और क्या
हासिल करूं, और क्या ज्ञान प्राप्त करूं जिससे मैं और ज्यादा पा सकूं और ज्यादा विकसित हो पाऊं। और वो दुखी होते हुए सनत कुमार के पास जाते हैं। हम में से सभी ने सुना होगा, सभी ने जाना होगा कि नालंदा तक्षशिला जैसे विशाल महाविद्यालय जो विदेशी आक्रमण के बाद जला दिए गए और जिनके बीच से धुआं महीनों तक उठता रहा, क्या कारण था उनका? लेकिन न जला दिए गए तो क्या मति भ्रम इस प्रकार से हो जाएगी कि हम उनके लिए जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा और आर्तता ही खत्म हो जाएगी? तो उस आर्तता को पुनः जन्म देने की आवश्यकता है। अब बात आता है कि समग्र विकास कैसे हो। समग्र विकास के लिए भारतीय चिंतन में क्या बात की गई? भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता थी कि कैसे समग्रता से विचार हो। मानव का विचार करते समय भी समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। मानव वास्तव में पंच कोशात्मक है और विकास होना है तो पांचों कोशों का होना चाहिए। पांच कोश क्या है? कोशों का विवेचन किया गया कि पांच कोश क्या होते हैं। पांच कोश यानी कि हिस्से, डिवीजन। सबसे पहले जो दिखता है वो अन्नमय कोश है, यानी कि जो हमारा शरीर है जिसके लिए हमें पोषित करने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। और इस शरीर के पीछे क्या है जो सूक्ष्म रूप में है, वो तत्व क्या है? वो लाइफ, प्राण, प्राण तत्व है। उसे प्राणमय कोश कहा गया। और जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर कितना, अगर प्राण प्राण तत्व की कमी है तो हम देखते हैं कि वो कम है या ज्यादा है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या ऐसे ऐसे बहुत से नाम दिए जाते हैं। तो ये दूसरा प्राणमय कोश, उसमें कितनी बीमारियां हो जाती हैं उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे हो तो। बाबा रामदेव को हम देखते हैं कि कैसे योग को उन्होंने विश्व प्रतिष्ठित कर दिया, कैसे दुनिया पागल हो गई, क्योंकि कुछ तो हासिल हो रहा है ना। प्राणायाम जब हम करते हैं प्राण तत्व को ही प्रभावित करता है। तो उसकी दृष्टि से भी विकास कैसे उसको समझा जाए। उसके आगे का जो कोष है, जो उसका आगे का जो डिवीजन किया कि एक शरीर हो गया, एक प्राण हो गया, प्राणमय कोष जिसको कहा गया, फिर आगे हुआ मनोमय कोष, यानी कि मन। हमारा जो मन है वो प्राण नहीं, वो मन अलग है प्राण से। उसके कारण ही, जिसके लिए युधिष्ठिर ने भी कहा था यज्ञ यक्ष को कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है, वो है मन की। और जो आदमी का मन है उसके कारण ही सारा असंतुलन पैदा होता है। इसलिए मन का विकास एवं शिक्षण होना आवश्यक है, उसका बैलेंस होना आवश्यक है, उसका डिसिप्लिन होना आवश्यक है। इसलिए फोर्थ हुआ विज्ञानमय कोश, यानी कि बुद्धि, और उसके आगे फिर आत्मा से संबंधित आनंदमय कोश। बुद्धि का विकास हो, मन का विकास हो, आत्मा का विकास हो, प्राण का विकास हो, उसके बाद जो प्राप्त होगा शरीर का विकास हो, यानी कि अन्नमय कोश का, जो अन्न से पोषित होता है। उसके बाद क्या मिलता है? आनंदमय कोश। और जब आनंद की प्राप्ति होती है उसके बाद की क्या प्राप्ति है? वो होती है परमात्मा की प्राप्ति। उसे ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, कुछ भी कहा जा सकता है। और यही जो पंच कोश है इसी को शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा कहते हैं। जो प्राणमय, अन्नमय मिला तो शरीर, मनोमय मन, विज्ञानमय बुद्धि, जीवात्मा जो है वो आनंदमय कोश, और उसके आगे के आने की स्थिति अंतिम अवस्था है। उसी प्रकार से व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि का विकास समग्रता के साथ, और ये हमें शिक्षण के द्वारा समझना, यही शिक्षा की पूर्णता है।
यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, यही नॉलेज सिस्टम है और यही मूल तत्व है समग्र विकास करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि विकास क्या है। फिर इसके उत्तर में कहा गया कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो मनुष्य को सब बंधनों से मुक्त कर एक व्यापक इकाई में बांधती है, व्यापक इकाई की ओर ले जाती है, एकत्व की ओर ले जाती है। अब मुक्ति किस किस से करनी है, इसका विवेचन करते हुए कहा गया कि हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं, ये आलस्य और प्रमाद से मुक्त हों। हम आलस और प्रमाद, जो लिप्तता होती है जैसे एंटरटेनमेंट में या किसी और चीज में, प्रमादों में, अलग अलग ऐसी चीजों में जहां मन ले जाता है लेकिन जीवन के लिए उचित नहीं है, ऐसी शिक्षा जो हमें आलसी ना बनाए, ऐसा खान पान, ऐसी पद्धति जो आलस्य से मुक्त रखे, प्रमाद की तरफ ना ले जाए, हमारी ऐसी ज्ञानेंद्रियां जो हमें असंवेदनशील ना बनाए, हमें बताए कि सही और गलत जो आपके सामने हो रहा है उसमें गलत क्या है और सही क्या है, वो अति संवेदनशील होनी चाहिए। शिक्षा का ये अर्थ है। हम देखते हैं लेकिन मन पे कोई परिणाम नहीं होता, हम सुनते हैं लेकिन मन पर कोई परिणाम नहीं होता। अगर ऐसा समाज बन गया, ऐसा परिवार हुआ, तो क्या आत्मीयता रहेगी, क्या भावनाएं रहेंगी? इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को असंवेदनशीलता से मुक्ति की बात कही गई। तीसरा हमारा मन है, यानी कि वो वासना और लालसाओं से कैसे मुक्त हो, कामनाओं से कैसे मुक्त हो, बुद्धि अज्ञान और अविवेक से कैसे मुक्त हो। इसी नाते एक व्यवस्था विकसित की और इस व्यवस्था के द्वारा जो मनुष्य, परिवार, गांव, समाज और फिर देखते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र के साथ मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वही समग्रता से होता है या नहीं, वही नॉलेज सिस्टम है, वही ज्ञान है। और इन्हीं श्रेष्ठतम जीवन आदर्शों को लेकर चलने वाला अगर हमारा समाज बने, ऐसा हमारा सोच बने, हमारे वातावरण बने, यही हमारी अपनी शिक्षा पद्धति का निष्कर्ष निकलता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का यही निष्कर्ष निकलता है। फिर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आप मंडूक थे कि बाहर के विचार लेते ही नहीं थे? तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर पूर्वजों ने कहा कि आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः, सारे विश्व के अंदर जो भी अच्छे विचार हैं वह चारों तरफ से आने चाहिए, हमारी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा खुली रहनी चाहिए, उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना हमें तय करना है, लेकिन चारों तरफ से विचार आने चाहिए। हमें क्या ग्रहण करना है ये हम पर निर्भर करता है, हमारी संवेदनाओं पर निर्भर करता है, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमें सीखना सब कुछ है, लेकिन ग्रहण क्या करना है ये हमारी मन और बुद्धि से तय करना। और इन्हीं सब बातों को जीवन में उतारने के लिए जो व्यवस्था बनी वो अद्भुत व्यवस्था थी। भारतीय जीवन तंत्र में उपयुक्त जो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपसे की, संपूर्ण जीवन के अंदर आनी चाहिए और परिवार के जीवन में हो, समाज के जीवन में हो, व्यक्ति के जीवन में, उसके लिए 16 संस्कारों की पद्धति विकसित की गई। ये धर्म से जुड़ी हुई पद्धतियां नहीं है, ये जीवन पद्धतियां हैं जो भारतीय सनातन पद्धति में विकसित की गई थी, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं।
ये पत्ती कितनी साइंटिफिक है, इस संदर्भ में मुंबई विश्वविद्यालय की जो पूर्व कुलपति रही हैं स्नेहलता देशमुख जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि महाभारत में वर्णन आता है कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा था। ऐसा हम सब ने सुना होगा जो भी यहाँ है। आबिदा खान जी, रोशा समून जी, जो भी सुन रहे हैं मुझे, तो ऐसा आप सबने भी सुना होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा। यस मैम, सुना है हमने। यस मैम, यस मैम। यस मैम, सुना है। तो क्या ऐसा संभव है कि गर्भ में मनुष्य विचार और भावनाएं सीख ले? तो ये मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ जो एक वाइस चांसलर की हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने वाग्भट की संहिता पढ़ी, उसमें वर्णन था कि बच्चा 5वें महीने का होता है तो वो विचार और भाव ग्रहण करता है। ये जो एडवांस मेडिकल साइंस है ये भी इस चीज को आपको बता सकते हैं। एक नर्सिंग होम उन्होंने लिया जहां गर्भवती महिलाएं थी और कई डॉक्टर्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लिया, और इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य था ये था कि गर्भस्थ शिशु और उस पर होने वाले परिणाम का अध्ययन करना, और इसी दृष्टि से प्रयोग प्रारंभ किया गया। संगीत के अंदर 2 राग आते हैं, केदार और यमन। जो संगीत के विषय में जानते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। और इनमें दुख का संगीत नहीं होता, ये खुशी के लिए या भावों के लिए गाए गए राग हैं, और आनंद उल्लास के लिए गाए जाते हैं। उनके जो आनंद और उल्लास के प्रेम के जो गीत होते हैं इसमें गाए जाते हैं। और इन दोनों रागों के अंदर पंडित शिव कुमार जी की वंशी की धुन उन्होंने टेप की, और उन माताओं से कहा कि आप ध्यान से संगीत को सुनिए, जो प्रेग्नेंट माताएं थी जिनका 6ठा महीना था। उन्होंने वैसा ही किया, और संगीत सुनते समय जो उनके वॉम में जो गर्भस्थ शिशु था उनके भीतर, उसका परिणाम जानने 4D सोनोग्राफी की गई, उसका मशीन का प्रयोग किया, और इसके परिणाम स्वरूप संगीत सुनते समय उन्होंने देखा कि गर्भस्थ शिशु जो था उसके भाव स्क्रीन पर कैसे दिखाई देते हैं। प्रयोग प्रारंभ हुआ, एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये। तो कंप्यूटर का बटन दबाया तो देखा कि गर्भस्थ जो 6 महीने का बच्चा था उसका जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखती है, उसके होठ खुलते हैं, हंसता है, उसकी छोटी छोटी आंखें मटकती हैं। उसके बाद कुछ महीने गुजरे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे के जन्म लेने के बाद इसकी माँ ने उनसे कहा कि ये बच्चा जब रोता था तो जैसे ही ये धुन बना सुनाते थे जो उन्होंने सुनाई उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता था। दूसरा बच्चा भी जब 6 महीने का है, वही धुन बजती है, उसका चेहरा सपाट है लेकिन उसका हाथ हिलता है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जब 4 साल का है और उस वक्त वो तबला बजाता है, उसके अंदर स्वतः ही वो चीजें डेवलप हो गई जो उसने 6ठे महीने में सुनी थी। ऐसे ही तीसरा बच्चा उंगलियों को नचाता है जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सनातन संस्कार पद्धति है, दिस इज मोस्ट साइंटिफिक। इसलिए जो हम देखते हैं कि जो परिवर्तन आते हैं उसमें संस्कार की पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार मैं यही कहूंगी कि जीवन में कोई विकृति नहीं आए, समाज उपयोगी हमारी शिक्षा बनी रहे, उस विषय में हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्म के जो मूल तत्व है, धर्म यानी कि जो हमारा कर्तव्य है, उसमें क्या निषेधात्मक है, ये क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये व्यवस्था विकसित जो हुई है उसका आधार शिक्षा ही रही। हमारे यहाँ जो गुरुकुलों में अध्ययन पूर्ण होता था और विद्यार्थी सामान्य जीवन में प्रवेश करता था
तो जब गुरु अंतिम उपदेश देते समय कहते थे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, यानी कि धर्म पर चलो, स्वाध्याय नमा प्रदम प्रमद, अध्ययन में आलस्य नहीं करना है, मातृ देवो भव, माता पिता को देव देव स्वरूप समझना है, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और समस्त मानवता और सृष्टि की चिंता करने का उपदेश दिया जाता था। इस प्रकार की जो जीवन व्यवस्था खड़ी हुई थी उससे समग्र विकसित मानव, समग्र विकसित परिवार, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि समग्र विकसित परिवार हुआ, समग्र विकसित समाज हुआ, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी, इस प्रकार की भारतीय शिक्षा का चिंतन रहा है, जहां ये बात की गई कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही परिवार के समान है। लेकिन क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ कि हमने भारतीय शिक्षा की पूर्णता का जो चिंतन किया है, लेकिन आज जो हम अभी भारतीय शिक्षण परंपरा की भी बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं, उससे पहले ढांचा था वो क्या था, वेस्टर्न मॉडल, हम जिससे पढ़े लिख कर बड़े हुए हैं, हम शिक्षक बने, जो भी था, और इस वेस्टर्न मॉडल के ढांचे में हम जिए हम आगे बढ़े। एक हमारा प्राचीन ढांचा था, वो जब अंग्रेज आए तब भी मौजूद था। आप सब में से जिनकी भी रुचि हो वो धर्मपाल जी द्वारा लिखी हुई ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक देख सकते हैं। अंग्रेजों के आने के समय भी जो शिक्षा का तंत्र था उसे महात्मा गांधी ने 1931 के गोलमेज परिषद में इस पुस्तक का ब्यूटीफुल ट्री, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसका नाम एक सुंदर वृक्ष, हिंदी में कह सकते हैं कि उपमा, गांधी जी ने दी थी। अंग्रेजों ने जब भारतीय शिक्षा तंत्र का अध्ययन करने 4 कमीशन बैठाए थे, जिसमें एक मुनरो कमीशन की रिपोर्ट थी, एडम्स की रिपोर्ट थी, लिटनर की रिपोर्ट थी, और बम्बई प्रेसिडेंसी की एक रिपोर्ट थी। उन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारत में 5 लाख स्कूल थे और सब जातियों के शिक्षक उनमें होते थे, और इन रिपोर्ट से समाज में फैली एक गलत धारणा दूर होती है कि भारत में शिक्षक व शिक्षार्थी मात्र उच्च वर्ण के होते थे। यही रिपोर्ट बताती है कि उस समय उसमें कुम्हार शिक्षक, तेली शिक्षक थे, मोची शिक्षक थे, धोबी शिक्षक थे, नाई शिक्षक थे, इस प्रकार की जातियों से शिक्षक थे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था, ये उनका कार्य के भाव से पोषित होता था। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ये मेरा या आपका नहीं, अपितु अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड इकट्ठे किए, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूं मैं आपसे, उसके अनुसार जिसको आज ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं, वो 78% थे, 70% इस प्रकार का परसेंटेज था जिसे अपर कास्ट कहते थे, वो केवल 22% थे। धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में ऐसा कहा है। फिर जॉन ब्राइट ने 1853 के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने एक भाषण में कहा था कि भारत के हर गांव के अंदर शिक्षक इस प्रकार से सहजता से मिलता था जैसे गांव का मुखिया या पटेल मिलता हो। वही अंग्रेज बोल रहे हैं अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में कि उस सुंदर शिक्षण व्यवस्था को हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये फैक्ट्स बता रही हूं मैं, इस चीज को आप ब्यूटीफुल ट्री में पढ़ सकते हैं। उसकी जगह कोई वैकल्पिक रचना नहीं की। सारा भारत आज निर्धनता और दरिद्रता में जी रहा है, जो उनका भाव था, क्योंकि उनको ऐसे हाई प्रोफाइल क्लर्क चाहिए थे कि जो उनकी भाषा में और उनके शिक्षा पद्धति से डेवलप हुए हों, जो भारतीय संस्कारों को, भारतीय मूल तत्वों को छोड़कर पढ़े बड़े हों।
यहाँ के शिक्षण तंत्र को पूरी तरीके से खंडित करने का उनका ये प्रयास था। तो मैं यही कहूंगी, ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने इतिहास को, अपने प्राचीन मूल्यों को, अपने जीवन तंत्र को, अपनी संस्कृति को, मूल्यों को समझते हुए हमें शिक्षण में आगे आना ही भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो जीवन मूल्यों को बताए और एक ऐसे मानव समाज का निर्माण कर सके जो न केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, विश्व और मानवता के लिए उपयोगी हो। और यही लक्ष्य भारतीय ये जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका भी उद्देश्य है कि हम अपने आप को, स्व को पहचानते हुए, अपने भीतर के ज्ञान को पहचानते हुए विश्व को एक दिशा दे सकें और शिक्षा के वास्तविक मूल्यों को स्थापित कर सकें। तो मैं आप सबसे ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि शिक्षा को हमें भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए, ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए इस प्रकार देखने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धन्यवाद मैडम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस महान विरासत भारतीय संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की एक अमूल्य विरासत है जो आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इतने ज्ञानवर्धक, प्रभावपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो मैं आपके बीच में हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन? यस मैम, एक क्वेश्चन है मैम मेरा। हाँ विदा जी बताएं। मैम डॉक्टर कपिल जोशी फ्रॉम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। हाँ तो या मैम, एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें आजकल हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस, इंग्लिश। तो क्या हम भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग संस्कृत को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दर्जा दे सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज को? आपकी ये तुलना ही गलत है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपकी मातृभाषा हो, कोई भी हो, ओके, वो किसी भी विदेशी भाषा से श्रेष्ठ होती है और उसमें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो अधिक सहजता से होती है। वो कोई भी भारतीय भाषा हो या कोई भी जो मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, सभी सम्मान्य है, लेकिन उसकी तुलना की अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आप उसको अपने समक्ष लाके अपने आप ही खड़ा कर रहे हैं। आपको जो एक वो दिया गया है कि नहीं, अंग्रेजी जो पढ़ा लिखा है वही हो सकता है जिसको अंग्रेजी आती है, या वही उसका ज्ञान। क्या कबीर किसी अंग्रेजी विश्वविद्यालय में पढ़े थे? उनके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च की जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो जो अपनी भाषा है, क्या कोई भी, आप नहीं, किसी को भी अंग्रेजी में स्वप्न दिखते हैं? तो संस्कृत को प्रमोट किया जा सकता है मैम, फर्दर प्रमोट करना ही चाहिए। वो अपनी भाषा है और उसको अगर नेपथ्य में रखा गया तो ये दुर्भाग्य रहा कि हम उस ज्ञान के सागर को नहीं पा सके जो संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। बिल्कुल। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलते हैं आपसे, तब के लिए गुड बाय। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।